चलिए अब हम बात करते हैं मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू की। ओके, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये मसल टिश्यू का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, कहां कहां से कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे ही। Each muscle is made of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर कर दूं कि जैसे हमने पहले भी कहा था कनेक्टिव टिश्यू में कि मसल टिश्यू अपने आप में कोई टिश्यू नहीं है अगर उससे कनेक्टिव टिश्यू हटा दिया जाए। इट इज द कोलैबोरेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, मसल टिश्यू अकेला कोई टिश्यू नहीं है, उसमें मसल फाइबर्स अलोंग विद कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मसल फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में एम्बेडेड ना हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर होता है, इलेक्ट्रिक वायर में अपने पास बीच में कॉपर है, चारों तरफ प्लास्टिक है, तो अगर वो प्लास्टिक हटा दिया जाए तो केवल कॉपर वायर से हम वायर का काम नहीं ले सकते ना। ठीक है, इंसुलेशन रहेगा ही नहीं। तो वैसे ही अपने पास मसल फाइबर के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू है। ऐसे जो मसल फाइबर्स हैं उनका बंडल है, और उसके बाद ऐसे बंडल्स का बंडल है तो मसल बनेगी। ठीक है, तो अगर मसल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मसल टिश्यू के साथ इंटीग्रेट होकर मसल्स बनाता है? यस, एनीवन? सर एक बार रिपीट प्लीज। Which type of connective tissue collaborate with muscle fibers to form entire muscle tissue? मैं हिंट दूं? एरियोलर। एरियोलर। यस सर। एरियोलर है भाई। गुड। पैकेजिंग का काम किसका है ना? पैकेजिंग का काम एरियोलर का है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप है एरियोलर, वो ये काम करता है। सो ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। पैरेलल एरेज। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन देखिए, पहला सेंटेंस है ये, ठीक है। ईच मसल इज मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज। एरे मतलब पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं सिलिंड्रिकल, ये जो फाइबर्स वाली बात यहां पर बताई गई है, यहां से मैं कहूं कि फाइबर्स जो है सिलिंड्रिकल तो हैं, ठीक है, फाइबर्स सिलिंड्रिकल हैं, लेकिन यहां पर सिलिंड्रिकल के साथ साथ अगर मैं कहूं कि ये स्पिंडल शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड है, या मैं कहूं कि ये फ्यूजी फॉर्म है, ठीक है, तो क्या इस डेफिनेशन में ये फिट होगा? क्या स्पिंडल शेप के या फ्यूजी फॉर्म मसल फाइबर्स जो होते हैं वो भी मसल्स की डेफिनेशन में फिट होंगे क्या? बताओ, फिट होंगे क्या? यस सर। नो, नो सर, नो, नहीं फिट होंगे। ये देख लो आप, इसको कह सकते हैं सिलिंड्रिकल, इस वाले को, सी को, ठीक है, ए को कह सकते हैं सिलिंड्रिकल, बी को नहीं कह सकते, ठीक है, बी को नहीं कह सकते सिलिंड्रिकल, ए को कह सकते हो, सी को कह सकते हो, सी को ब्रांच्ड सिलिंड्रिकल कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी पर वाली, बी भी तो मसल टिश्यू है। हाँ प्रभु, मसल टिश्यू तो है ही, लेकिन मैंने क्या टर्म पकड़ा हुआ है? सिलिंड्रिकल फाइबर। जो एनसीईआरटी में पहला सेंटेंस है बेटा, मैंने वहां से सिलिंड्रिकल फाइबर टर्म पकड़ा, और वहां से मैंने आपको एनसीईआरटी के दूसरे ही पेज पे मसल टिश्यू के मैंने आपको ये बीच वाली फिगर दिखाई, तो ये कहीं से सिलिंड्रिकल लग रहा है आपको? नहीं, ये इलोंगेटेड जरूर है, ये डेफिनेटली इलोंगेटेड है, लॉन्ग है ये, ठीक है। अब पैरेलल एरेज में दिख रहा है क्या अपने को? हाँ दिख रहा है, पैरेलल एरेज में दिख रहा है। सिलिंड्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको डेफिनेशन में पूछा जाए, मैनी लॉन्ग हटा दें, सिलिंड्रिकल फाइबर कर दें, और आपसे पूछें कि क्या ये इन पर भी लागू होगी, स्मूथ मसल्स पे लागू होगी ये डेफिनेशन? तो नहीं होगी, स्मूथ मसल्स पे नहीं होगी अगर मैनी लॉन्ग हटा दें तो, क्योंकि वो सिलिंड्रिकल फाइबर नहीं होते, वो तो स्पिंडल शेप और फ्यूजी फॉर्म है। और इसी पे नीट का क्वेश्चन पॉइंट है, कहां से? ए, इस वाली लाइन से। स्मूथ मसल्स जो हैं फ्यूजी फॉर्म होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, डू नॉट शो स्ट्राइशंस, नॉन स्ट्राइटेड होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनवॉलंटरी होती हैं। इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो वंस अगेन पहले सेंटेंस पे आते हैं, ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स, क्योंकि देखो तीन में से दो में अगर सिलिंड्रिकल फाइबर है तो उसको डेफिनेशन में ले आया जा सकता है, लेकिन मैनी लॉन्ग हटा दिया और केवल सिलिंड्रिकल फाइबर करके कह रहे हैं कि क्या हर मसल पे ये डेफिनेशन लगेगी? तो नहीं लगेगी भाई, हर मसल पे कैसे लग जाएगी? दूसरे ही पेज में बता रखा है, डायग्राम दिखा रखा है, फ्यूजी फॉर्म, टैपरिंग एट बोथ एंड्स, वो सिलिंड्रिकल नहीं है।
दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। अब यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ईच मसल इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज में ये जो फाइबर है, इस फाइबर में किसकी बात की जा रही है? फाइबर माने की फाइब्रिल्स। नहीं नहीं नहीं, फाइबर मतलब कि सेल, ध्यान रखें। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि मसल फाइबर इज इक्वल टू मसल सेल, ठीक है। बट नर्व फाइबर इज नॉट इक्वल टू नर्व सेल, ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें मतलब कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो यहां पर फंसाया नहीं जा सकता। सो फाइबर, अगर हम मसल की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मसल, उस केस में फाइबर इक्वल टू सेल, तो मसल फाइबर इक्वल टू मसल सेल, बट नर्व फाइबर इज नॉट इक्वल टू नर्व सेल। आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ? तो इसको हम नर्वस टिश्यू जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से ये जो नर्व फाइबर, मैं यही लिख देता हूं, अब बात इतनी कर ही ली हमने तो यही लिख देता हूं मैं कि नर्व फाइबर इज एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन पोर्शन है, ये एक्सॉन पोर्शन है, ठीक है, एक्सॉन पोर्शन, एनशीथ्ड एक्सॉन पोर्शन। जो एनशीथ्ड एक्सॉन पोर्शन है वो है हमारा नर्व फाइबर, ठीक है। जबकि नर्व सेल में तो एक्सॉन भी होता है, डेंड्राइट भी होता है, साइटन भी होता है, ठीक है। तो वो पोर्शन जो है नर्व फाइबर के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, यही डिफरेंस हो गया बेटा, ठीक है। ओके, तो यहां पर हम बात करें दीज फाइबर्स, यानी दीज सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, यानी कि इन सेल्स के अंदर ये फिलामेंट्स प्रेजेंट है, ये फाइब्रिल्स प्रेजेंट है। एक है फाइबर, दूसरा है फाइब्रिल, एक है फाइबर, दूसरा है फाइब्रिल, ठीक है। क्वेश्चन का पॉइंट, डिफरेंशिएट बिटवीन मसल सेल एंड मसल फाइब्रिल्स, या बिटवीन मसल फाइबर एंड मसल फाइब्रिल, ठीक है, ध्यान रखें। फाइब्रिल्स जो हैं बेटा वो फाइबर के अंदर है, सेल के अंदर है फाइब्रिल्स, ठीक है, सेल के अंदर है फाइब्रिल्स। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, जब स्टिमुलेशन आएगा वहां पर तब मसल फाइबर शॉर्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर बहुत ही बेसिक सी एक चीज यहां पर एनसीईआरटी में क्लियर कर दी गई है कि मसल्स जब शॉर्ट होती हैं तो मसल्स कौन सी स्टेज में रहती हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल स्टेज में, ठीक है। और जब मसल्स रिलैक्स करती हैं तो मसल्स की लेंथ कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दो चीजें भी यहां पर क्लियर कर दी गई हैं कि मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। कॉन्ट्रैक्शन की इनकी प्रॉपर्टी भले ही होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन होगा कब? जब स्टिमुलेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। स्टिमुलेशन कैसा हो सकता है? आर्टिफिशियल वोल्टेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हम उसको कंसिडर करेंगे, और इलेक्ट्रोड की हेल्प से करते हैं हम। और अदरवाइज अगर हम कहें तो जो हम न्यूरोट्रांसमीटर की फायरिंग हो रही है कहां पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, उसकी वजह से स्टिमुलेट होंगी मसल्स, और उसके बाद फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मसल फाइबर्स शॉर्ट हो जाते हैं, और जब उनका रिलैक्सेशन होता है तो वो लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। दे लेंथन और यू कैन से दे कम बैक टू देयर नॉर्मल लेंथ, उनकी नॉर्मल लेंथ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रिलैक्स होंगे तो मतलब वो शॉर्ट हुए तो कॉन्ट्रैक्ट हुए, जब रिलैक्स होंगे तो मतलब वो नॉर्मल से भी इंक्रीज हो जाएंगे, नहीं, वो दे गेट बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, एंड रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन। कोऑर्डिनेशन है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इंडिपेंडेंट कंप्लीटली प्रोसेस नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और कोऑर्डिनेटेड वे में होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। तो यहां पर हम बात करें आगे
कि कोऑर्डिनेटेड फैशन में ये जो मसल की एक्टिविटी हो रही है मसल टिश्यू के अंदर, इसका कारण क्या है? ठीक है, इसका कारण है ये मायोफाइब्रिल्स। इन मायोफाइब्रिल्स की वजह से, इन मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट और इन मायोफाइब्रिल्स की एक्टिविटी ही मसल की इस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of various parts of the body. ठीक है, हमें अपने बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रखना है, मूव करना है, वो सारी चीजें जो हैं यहीं से रेगुलेट होती हैं, यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मसल टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। In general, muscles play an active role in all the movement of the body. Muscles are of three types. अब यहाँ पर एक जनरल बात बता दी है कि जितनी भी मूवमेंट होती है उन सब में मसल्स ही इन्वॉल्व है। जितनी भी मूवमेंट होती है, यानी कि एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर उठ के बोलो तो फिर यहाँ पर मूवमेंट्स का बेटा वो आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, है ना। ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑल द मूवमेंट की बात कर दें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की मूवमेंट आ जाएंगी मसल्स की, है ना। जैसे कि ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, और पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ के लिए वहां पर मूवमेंट होती है यूट्रस में, और यूरेटर की जो यूरेटर में यूरिन किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, उसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। खाने वाली तो इंटेस्टाइन और ये इजोफेगस और इंटेस्टाइन की तो है ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चर्निंग मूवमेंट आ जाएगी यहाँ पे। चर्निंग मूवमेंट स्पेशलाइज टाइप की मूवमेंट होती है बेटा स्टमक की, जो कि ओब्लिक मसल्स की वजह से हो पाती है। चर्निंग मूवमेंट, ये चर्निंग जो है एक स्पेशल टाइप का फूड मिक्सिंग एक्टिविटी है, ठीक है, मसल्स की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वहां पर लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के अलावा ओब्लिक लेयर भी होती है। कहां पर? स्टमक में। तो वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के इन एडिशन हम एक नया टर्म देते हैं, चर्निंग मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग आता है वासोडाइलेशन और वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वासो कंस्ट्रिक्शन, वासो डायलेशन, ये भी प्रोसेसेस आ जाती हैं, मूवमेंट, ठीक है। बाकी लिम्ब मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जॉ मूवमेंट है, यानी कि च्यूइंग है, ठीक है, मास्टिकेशन जिसको आप बोल सकते हो, स्पीकिंग है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, रनिंग है, वॉकिंग है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। और सबसे वाइटल जो हमारे लिए है, दैट इज द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, कार्डियक मसल टिश्यू देखो, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, एक्सक्लूसिवली इन द हार्ट। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। अब देखो, सेल जंक्शंस यहां पर भी यूज कर लिया, सेल जंक्शंस यहां पर भी यूज कर लिया। कोई ऐसा एमसीक्यू अगर आ जाता है जिसमें कि तीनों ही में सेल जंक्शंस होते हैं क्या, तो बेटा एनसीईआरटी से बाहर की थोड़ी इंफॉर्मेशन लगेगी, और तीनों में ही सेल जंक्शंस होते तो हैं भाई, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए स्मूथ मसल्स में होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं। कार्डियक मसल्स में होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क, एक स्पेशल टाइप का सेल जंक्शन यहां पर प्रेजेंट है, जो कि ना तो मसल स्केलेटल मसल में होता है, ना ही स्मूथ मसल में होता है, यहां पर होता है। When one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. ये खासियत केवल और केवल हार्ट के मसल फाइबर्स में होती है और कहीं नहीं होती है। और इससे फायदा क्या होता है? फायदा है सिंक्रोनस एक्टिविटी, एक ही टाइम पे सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। थोड़ा सा बस लैग बिहाइंड हो जाता है, थोड़ा सा माइनर, जो कि मतलब ना के बराबर है। राइट ऑरिकल जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा सा बाद में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये जो सिग्निफिकेंस है, ये जो इवेंट जो मैं बता रहा हूं, ये आपको तब समझ में आता है जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड डियर सर्कुलेशन में हम फोरामेन ओवेल की बात करते हैं। फोरामेन ओवेल के होने का कुछ मतलब ही नहीं होगा अगर दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। ये बात समझ में आ रही है क्या? नहीं सर। हाँ, तो हम वहीं पढ़ेंगे फिर, ठीक है, वहीं पढ़ेंगे। ठीक। अभी आप ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन जंक्शन यहाँ पर होता है, जो कि साइमल्टेनियस या सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रहा मस्कुलर टिश्यू भाई। हमने हर चीज की बात कर ली कि मसल क्या होती है, मसल फाइबर क्या होता है, मायोफाइब्रिल क्या होता है, मसल फाइबर मसल सेल, और न्यूरल फाइबर नर्व सेल,
में क्या क्या डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की स्टेट में इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिर स्केलेटल मसल्स क्या हैं, क्यों इसका ऐसा नाम है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। स्ट्राइशंस किस में होते हैं, किस में नहीं होते हैं, लोकेशन क्या है स्मूथ और कार्डिक मसल्स की, कार्डिक मसल्स की इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है, ये जो कम्युनिकेशन जंक्शन वाली, ये हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाता है मसल टिश्यू पूरा। हम बात करते हैं अब न्यूरल टिश्यू की। अच्छा जी, न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions। ये जो पहला ही सेंटेंस है ना बेटा, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, ये ऑप्शन का स्टेटमेंट है। ठीक है, ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, ये किसका है काम? न्यूरल टिश्यू का। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसमें एक खास टाइप की सेल है, न्यूरॉन। क्यों, क्या खास है इस सेल में? ये सेल डिटेक्ट करती है क्या? स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या? चेंजेस। कहां? कहीं भी। कहीं भी मतलब एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के चारों तरफ लाइट है, एयर है, चीजें हमारे चारों तरफ प्रेजेंट हैं, उनका कलर है, ठीक है, उनकी शेप है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हमारे पास कोई कोई ना कोई मेमोरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो चीज क्या है, ठीक है, टच है, ये सब एक्सटर्नल आ गया। स्मेल है, ठीक है, ये सब साउंड। इंटरनल है, बॉडी का पीएच कैसा चल रहा है, ऑस्मोलैरिटी क्या चल रही है, कहां वासो डायलेशन करने की जरूरत है, कहां वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करने की जरूरत है, कहां पेरिस्टाल्सिस रोक देनी चाहिए, कहां पर ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इंटरनल है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2 कैसा चल रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसी चल रही है, ठीक है, ये सारी की सारी जो जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे अंदर चल रही हैं, ये इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। सो वेदर द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस और इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस, बोथ टाइप ऑफ स्टिमुलस can be detected by the neurons because the neurons are present in the skin as well as in our internal organs. That's why ये जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स बोल सकते हो, ये हमारे बॉडी पर और बॉडी में दोनों हैं। इसलिए एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस को ये बहुत ही माइन्यूटली, डेलिकेटली, एक्यूरेटली डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दीज आर एक्साइटेबल सेल्स, दीज आर एक्साइटेबल सेल्स। एक्साइटेबल सेल्स यानी कि इन सेल्स में कुछ चेंज होगा, ये सेल्स सेंसिटिव है, इनकी इन सेल्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा अगर स्टिमुलस इनको दिया जाता है, तो एक्साइटेबल सेल्स है। द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लियल सेल्स अगर हम बात करें तो ये न्यूरॉन्स से हट के सेल्स होती हैं। यहां बोल दिया एक्साइटेबल, यानी कि ये कैसी होती हैं? अब मतलब हालांकि लिखा नहीं है यहां पर अलग से, लेकिन हम जानते हैं कि ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। कई बार पूछ लेते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, non-excitable cell of the nervous system is what? Which of the following are these? तो न्यूरोग्लियल सेल्स ये करती क्या है फिर? ये सपोर्ट करती हैं 90%। अब की स्टडी के हिसाब से वैसे तो कहा जाता है मोर देन 50%, लेकिन 90% से ज्यादा न्यूरोग्लियल सेल्स ही हैं हमारे बॉडी में, नर्वस टिश्यू की बात करें तो। ठीक है, तो इनका काम क्या है भाई? अगर कुछ ऐसी चीज है जिसको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, तो ये तो बहुत एक वाइज डिसीजन होगा ना कि बॉडी में इवॉल्व हो जाए कुछ ऐसा मैकेनिज्म जिससे उनको बचाया जा सके। ठीक है, जिस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते उसको गड़बड़ होने से ही बचा लो भाई। ठीक है, तो वैसे ही है, न्यूरॉन्स जो हैं उनके चारों तरफ ये न्यूरोग्लियल सेल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क पूरा बना रखा है उन्होंने, एनशीथ कर रखा है एक्सॉन फाइबर को, और सपोर्ट दे रखा है साइटन को, ठीक है, जिससे वो डीजनरेट ना हो, जिससे वो डायरेक्ट किसी बैक्टीरिया वायरस के कांटेक्ट में ना आए। यहां पर हम ब्लड ब्रेन बैरियर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि एस्ट्रोसाइट्स का रोल आता है। हालांकि एनसीईआरटी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता, और ना ही इस टॉपिक से स्पेसिफिक होकर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, ये बड़ा बढ़िया मुझे लगता है जब एनसीईआरटी में ऐसे माइन्यूट से कुछ लिखा जाता है ना, तो बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि सुटेबली स्टिमुलेटेड कहने का मतलब यह है कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, अगर आपने सुटेबली उसको स्टिमुलेट नहीं किया, थोड़ा बहुत उसमें आपने वोल्टेज इलेक्ट्रोड से पहुंचा दिया, तो नहीं होगा काम। वहां पर थ्रेशोल्ड
लेवल का स्टिमुलस आना चाहिए, उसको हम सुटेबल स्टिमुलस कहते हैं। तो व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इज जनरेटेड। देखो यहां पर क्या बोला गया, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस। हम जानते हैं, हमने नर्वस टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम वाला, वहां पर हम जानते हैं कि ऑलरेडी पोलराइज्ड स्टेट होती है। इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस कहने का मतलब डीपोलराइजेशन हो जाना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट होती है विच स्विफ्टली ट्रेवल, स्विफ्टली यानी कि बहुत आराम से, एक एक ग्रेस के साथ, एक पेस के साथ स्विफ्टली ट्रेवल अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अराइवल ऑफ द डिस्टरबेंस एट न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन। आउटपुट जोन यानी कि न्यूरॉन के क्या, सिनेप्टिक टर्मिनल्स, वहां पर जब ये डिस्टरबेंस पहुंचता है तो ट्रिगर्स इवेंट, ऐसे इवेंट वहां पर होते हैं दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड अदर सेल्स। अदर सेल्स कौन सी, जो भी वहां पर टारगेट सेल्स हैं, मान लो वो मसल फाइबर की सेल्स हैं, मान लो वो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स हैं या डायफ्राम मसल्स हैं, ठीक है, या इसके आगे आगे जो न्यूरॉन है वो है। तो वहां पर जो भी एक्टिविटी हो रही है या तो वो बढ़ जाएगी या तो वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो भी जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी, ठीक है। तो इस टाइप से नर्वस टिश्यू भी हमने यहां पर क्लियर किया। ऑल राइट।